हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। सॉल्यूशन यूनिट में कुछ स्टूडेंट्स की कुछ प्रॉब्लम बच रही थी, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन क्या है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। मतलब 1 किलोग्राम वाटर में 18 ग्राम जो है ग्लूकोज डिजॉल्व हमने कर रखा है। एट वॉट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 बार। अब ये कह रहा है कि किस टेम्परेचर पर वाटर जो है बॉयल होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है एक तरह से। और यहाँ पर जो प्रेशर दे रखा है वो दे रखा है 1.013 बार। ये एक्चुअल में 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा डेल टीबी। डेल टीबी इक्वल्स टू के बी एम। ठीक है, अब यहाँ पर Kb की वैल्यू कितनी दे रखी है? Kb की वैल्यू अब दे रखी है वाटर के लिए 0.52। 0.52। ठीक है, यूनिट दे रखी है केल्विन किलोग्राम पर मोल। आप चाहो तो लिख सकते हो केल्विन किलोग्राम पर मोल, नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, और ये दे रखा मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स तो दे नहीं रखे, लेकिन सॉल्वेंट दे रखा 1 किलोग्राम। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स जो आएंगे वो एक तरह से मोलैलिटी के बराबर होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो क्या होता है? 18 ग्राम पर मॉलिक्यूलर वेट। 18 ग्राम कितना दे रखा है? 18 मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है ग्लूकोज का? 180। और सॉल्वेंट कितना है? 1 किलोग्राम है, तो डिवाइडेड बाय 1 आएगा, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके 1 आ जाएगा। ठीक है, किलोग्राम में। तो यहां पर जब आप बात करोगे डेल टीबी की, तो ये जो यूनिट है, ये जो 1 किलोग्राम है, और ये आपके मोल इनवर्स जो आपने यहाँ लिखा है ये मोल के बराबर है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स लिख रहे हो तो मोल से मोल कट जाएगा, किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपके जो बचेगा वो बचेगा 0.52 इंटू ये आपके हो गया 1/10। ठीक है, तो ये हो गया 0.052। अब ये आपके डेल टीबी है। ठीक है, डेल टीबी किस में आ रहा है? केल्विन में आ रहा है। अब आपको डेल टीबी नहीं चाहिए, आपको बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। तो आप इसको ऐसे समझो कि ये आपके जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का नॉर्मल टेम्परेचर पर, वो आपके होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा 273.15। अब देखिए, नॉर्मली हम 273 ले लेते हैं, लेकिन जब आपके ऑप्शन पास पास दे रखे हैं तो वहां पर आपको एक्यूरेट लेना है 273.15। ये आपके, मैं प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ, सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा। तो ये आपके हो जाएगा 373.15। ये तो है प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, और आपने जो एलिवेशन लिया वो कितना आ रहा है? 0.052। तो ये मैंने कहा 0.052 केल्विन। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया 255, कितना हो जाएगा? 10 हासिल का 1 2, और ये होगा 373। तो 373.202 एक्यूरेट है। एक्यूरेट मैंने क्यों निकाला है? क्योंकि ऑप्शन पास पास है। अगर ऑप्शन पास पास नहीं होते तो मैं सिंपल 273 भी ले लेता, लेकिन ऑप्शन पास पास है। तो आपके आंसर क्या आ रहा है? 373.2 केल्विन। ये आपके आंसर आ जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आपने कहा है कि आंसर केल्विन में आएगा, लेकिन कई बार ऑप्शन केल्विन में नहीं होता। तो आपको करना क्या होता है कि सॉल्व आपको केल्विन में करना है। एग्जाम में जो एग्जामिनर है उस पर डिपेंड करेगा कि वो ऑप्शन केल्विन में देना चाह रहा है या डिग्री सेंटीग्रेड में देना चाह रहा है। तो वहां पर आपको यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो आपके आंसर हो जाएगा 373.202। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मैं चाहता तो मैं इसमें कुछ भी नहीं करता, मेरा आंसर आ जाता। कैसे आंसर आ जाता? तो मुझे पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, प्योर वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं उसको केल्विन में निकालूं तो ये आ जाएगा 373.15। अब यहाँ पर मुझे पता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, तो इससे तो ज्यादा ही आएगा ना। तो 373.15 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो ये 2 ग्राम सॉल्यूट दे रखा है। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये इसने कंडीशन दे रखी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन दे रखा 100 ग्राम। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ बेंजीन, यहां पर सॉल्वेंट बेंजीन है, और लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कह सकते हो, कितना दे रखा है? 0.40 केल्विन, या 0.4 भी कह सकते हो। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज दिस, जो डिप्रेशन कांस्टेंट है वो इतना दे रखा है। मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट विल बी,
तो यहाँ पर आपको मोलर मास निकालना है। तो मोलर मास निकालने के लिए सिंपल सा जो फॉर्मूला है वो यही लगेगा जो अभी हमने ऊपर लगाया है। सिंपल सा फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला लगेगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पर डेल टीबी की जगह डेल टी एफ लिखेंगे, डेल टी एफ, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है। तो ये आपके आ जाएगा के एफ और ये आपके आ जाएगा मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, तो मतलब वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, और आपके पर किलोग्राम सॉल्वेंट। तो ये आपके आ जाएगा कैपिटल डब्ल्यू, वेट किसमें, किलोग्राम में। अब यहाँ पर डेल टी एफ जो है वो कितना दे रखा है, 0.4 केल्विन, 40 को या 4 को। केबी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल है, नीचे लिख देते हैं। अब यहां पर वेट इन ग्राम कितना दे रखा है, सॉल्यूट का 2 ग्राम दे रखा है। मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपके वेट इन ग्राम किलोग्राम में होता है, ये ग्राम में करेंगे तो 1000 आ जाएगा, नीचे कितना आ गया 100। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो यूनिट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो उसका कोई इशू नहीं है। तो यूनिट को एक बार हम साइड में कर देते हैं, ठीक है। अब मेन चीज बच गई मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर जो टर्म बची है ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, ये यहाँ आ गया। टर्म क्या बच गई, 5.12 इंटू 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू 100। पॉइंट हटाने के लिए मैंने क्या करा, 0 भी लगा दिया। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, ये पॉइंट मैंने हटा दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 3 0 है, 3 0 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 2 जा 4, इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 256। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 512 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 256 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 256। तो कहने का मतलब क्या है, फॉर्मूला वही लग रहा है। अब ये न्यूमेरिकल देखा जाए तो बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। आपको करना क्या है कि फॉर्मूला आपने रखा, उसमें वैल्यू पुट करी और सॉल्व कर दिया। तो बहुत ज्यादा टिपिकल न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन आपको शुरू में टिपिकल इसलिए लगता है क्योंकि हमने ऐसे न्यूमेरिकल कभी करे नहीं सॉल्व। लेकिन जब आप इस टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होगी तो आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल ईजी लगने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑब्लिक मॉलिक्यूल। तो ये एक्चुअल में मोल कंसेप्ट है कि 1 मोल में आपके 6 एवोगैड्रो संख्या के बराबर पार्टिकल्स होते हैं, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। अब पार्टिकल से सेंस ये है कि अगर एटॉमिक फॉर्म है तो एटम्स होंगे, और मॉलिक्यूलर फॉर्म है तो मॉलिक्यूल्स होंगे। अब आगे क्या कह रहा है ये, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट, H2SO4 के मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 0.02 मोलैरिटी H2SO4 सॉल्यूशन इज। अब ये कह रहा है कि H2SO4 जो है उसकी जो कंसंट्रेशन दे रखी है वो दे रखी है 0.02 m, और वॉल्यूम जो है वो दे रखा है आपके 100 ml, ठीक है। तो यहां पर ये पूछ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है, अगर मैं मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाऊं तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में है, लीटर में, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल जो है वो मुझे निकालने हैं। तो जो मोलैरिटी है वो कितनी है, 0.02 नंबर ऑफ मोल्स मुझे निकालने n, और वॉल्यूम आपको ml में दे रखा है, 100 ml दे रखा है। तो इसको अगर आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1000/100, ठीक है। ml में दे रखा है तो आपने ऊपर 1000 कर दिया, तो ये आपके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो n की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.002, ये n की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसको मैं सिंपल भी सॉल्व कर सकता था लैंग्वेज के फॉर्म में। लैंग्वेज क्या थी कि मोलैरिटी का मतलब क्या है, जितनी मोलैरिटी है उतने मोल प्रेजेंट है किसमें, 1 लीटर में। तो 100 में कितने होंगे, 100 ml में 1/10, सिंपल सी बात है, 0.002। अब आप चाहो तो कैसे सॉल्व कर लो, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब 1 मोल अगर होता तो एवोगैड्रो संख्या के बराबर मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म है H2SO4। तो आपके नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं,
तो एक में इतना होगा तो इसमें कितना होगा, तो इसको आप क्या कह सकते हैं कि एक में एवोगैड्रो संख्या के बराबर है, तो 0.002 में कितने होंगे, 0.002 Na के बराबर। तो Na को मल्टीप्लाई कर दीजिए, Na जो है वो आपके है 6.002 इंटू 10⁻23। इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻³ इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 6 2 जा 12 आ जाएगा, 12.004 इंटू 10⁻20। क्यों? क्योंकि ये पावर -3 कम हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि पावर 20 जो है एक ही में दे रखी है, ये आपके आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा आपको सॉल्व मोल कंसेप्ट लगेगा यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ 300 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है, ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन, प्रोटीन का एक्वस सॉल्यूशन है कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ द प्रोटीन एट 300 केल्विन। 2 ग्राम प्रोटीन दे रखा है, टेम्परेचर है 300 केल्विन, इज 2.5 इंटू 10⁻⁴ बार। ये आपके प्रेशर की यूनिट होती है। अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा था, वहां पर हमने एटमॉस्फेयर और बार का रिलेशन देखा था। क्या होता है रिलेशन, 1 एटमॉस्फेयर बराबर 1.013, आई थिंक यही था, बार। द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन इज, अब ये प्रोटीन का मोलर मास पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा ट्रिकी तो नहीं है, लेकिन इसको आप लेंदी कह सकते हो। ट्रिकी तो ये होता है कि जब आपको सोचना पड़े कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे वैल्यू पुट करनी है, और कुछ क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे आपको वैल्यू पुट करनी है, लेकिन लेंदी होते हैं। लेंदी का मतलब बहुत सारी वैल्यू पुट करनी है और उसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, पाई इक्वल्स टू CRT, सी कंसंट्रेशन है। अब यहाँ पर उसने वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन को मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, RT। अब यहां पर वो पूछ क्या रहा है, मोलर मास पूछ रहा है, तो मोलर मास पूछा तो नंबर ऑफ मोल्स को भी फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा। पाई इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स क्या है, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू RT अपॉन V। मॉलिक्यूलर वेट मुझे निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू वेट इन ग्राम इंटू RT अपॉन पाई इंटू V, ये मुझे वैल्यू पुट करनी है। अब आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं। वेट इन ग्राम कितना दे रखा है, 2 लिख दिया मैंने। अब R जो है यहाँ पर मैं लीटर एटमॉस्फेयर वाला पुट करूंगा, तो उसकी वैल्यू होती है 0.082। टेम्परेचर केल्विन में है 300 केल्विन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके जो प्रेशर दे रखा है वो दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻⁴ सॉरी। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, साइड में बता देता हूँ। 1 एटमॉस्फेयर बराबर 1.013 बार। अब बार में दे रखा आपको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है, तो 1 बार इक्वल्स टू 1 अपॉन 1.013 एटमॉस्फेयर। मतलब आपको इसको 1.013 से डिवाइड करना है, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ 1.013, ठीक है, ये मैंने लिख दिया 1.013। ये आपके उसके बाद वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम आपके है 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब को मैं ml में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो इसको मैं ml लिख सकता हूँ। अब ml को आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो फाइनली जो आया वो आया 2 इंटू 0.082, ठीक है। साथ में आपके है 300, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन मैंने कर दिया है, तो यूनिट में भी लिखेंगे तो चल जाएगा 1.013, और ml को कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके 1000 आ जाएगा लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 300। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो छोटा छोटा जो दिख रहा है वो मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये पावर माइनस जो है वो ऊपर जाएगी, तो एक बार तो ये 300 से 300 कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद जब ये पावर ऊपर जाएगी तो 10⁻, ये 3 है और ये 4 है, तो ये 7 कर दी मैंने। अब यहाँ पर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको 2.5 दिख रहा है। अब ये 7 की जगह मैंने लिखा 10 इंटू 10⁻⁶, तो 2.5 से इसको करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके मोटा मोटा क्या बच गया, ये हो गया 2 इंटू 0.082 इंटू 1.013 इंटू 4 इंटू 10⁻⁶, ये आ गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे
मैंने आपसे क्या कहा था कि बहुत ज़्यादा टिपिकल न्यूमेरिकल नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स जो है, अब देखिए यहाँ पर आप इस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल एक्यूरेट जाने की कोशिश ना करें। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर दे रखे हैं। अब जैसे आप देखेंगे कि 10⁻⁻6 दे रखी है, तो ये आप पॉइंट हटाएंगे तो ये वैसे ही ऑटोमेटिक पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो अप्रोक्स आ जाएगा जो आना चाहिए। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4 जो भी आपका आंसर आ रहा है, क्योंकि कैलकुलेट करूंगा तो अननेसेसरी टाइम कंज्यूम होगा। अब आप यहाँ पर एक आइडिया लगा सकते हैं कि वैल्यू कितनी आएगी। जैसे मैं एक रफ आइडिया लगाऊं तो ये 4 है, तो ये 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया, और ये 82 है, 82 इंटू 8, 8 दूनी 16 का 6 हासिल का 1, 8 8 64 65, 656 समथिंग आ रहा है। फिर उसको आपको 1.013 से मल्टीप्लाई करना है और फिर आपको 10⁻³ करना है। मतलब 656, अगर मैं इसको भी नेगलेक्ट कर दूं तो 656 में 3 जीरो लग जाएंगे। तो अब आप देखिए कौन सा ऑप्शन पास में आ रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, टू गेट 1 लीटर ऑफ 10% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बाय वेट, हाउ मच ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड। अब ये कह रहा है 10% सॉल्यूशन दे रखा है। तो मैंने आपसे कहा था कि जब आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे या एमसीक्यू आएंगे, वहां पर जो आपके परसेंटेज दे रखा होता है वो एक्चुअल में वेट वॉल्यूम होता है। तो वेट वॉल्यूम परसेंटेज में आपको ध्यान ये रखना है कि जितने भी परसेंटेज दे रखा है मतलब उतने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, टू गेट 1 लीटर ऑफ 10% सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम इसने 1 लीटर दे रखा है, 10% सॉल्यूशन की ये बात कर रहा है, ऑफ ग्लूकोज बाय वेट, मतलब वेट किसका, सॉल्यूट का। हाउ मच ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड, तो अगर मैं सिंपल कहूँ 10% सॉल्यूशन मुझे बनाना है, किसी का भी बनाना हो, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे यूरिया हो, चाहे XYZ कोई सा भी हो, तो मुझे अगर 10% सॉल्यूशन बनाना है, इसका मतलब मुझे 10 ग्राम लेना है किसमें, 100 ml में। तो अगर मैं कह रहा हूँ 10% सॉल्यूशन, ठीक है, ये है वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या हुआ, 10 ग्राम सॉल्यूट किसमें, 100 ml सॉल्यूशन आप कह सकते हो, सॉल्वेंट कह दो, सॉल्यूशन कह दो। ठीक है, अब यहां पर आप जो है वो आपको 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है, टू गेट 1 लीटर ऑफ 10% सॉल्यूशन, इसको आप सॉल्यूशन ही मानो, 100 ml सॉल्यूशन। तो 100 ml सॉल्यूशन के लिए 10 ग्राम है, तो 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 ml। तो 1 लीटर में 1000 ml है, इसका मतलब 100 ml के लिए 10 ग्राम चाहिए, तो 1000 ml के लिए कितना चाहिए, 100 ग्राम। सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको दोनों को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ml का 1000 ml हो जाएगा और 10 ग्राम का 100 ग्राम हो जाएगा। सिंपल सा है, बहुत सिंपल है, सीधा कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन अ गैस मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 3 गैस दे रखी है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लिख देता हूं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 गैस दे रखी है। इन अ गैस मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन कितना दे रखा है, 0.2, और ऑक्सीजन का कितना दे रखा है, 0.3 रेस्पेक्टिवली। अब आपको अगर याद हो, एक कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि जितने भी कंपोनेंट दे रखे होते हैं आपको, उन सबके कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन का जो सम आता है वो 1 के बराबर आता है। तो इसका मतलब इसका मोल फ्रैक्शन इस हिसाब से होना चाहिए कि टोटल सम 1 के बराबर आ जाए। तो अब इतना तो सिंपल मैथ्स आपको आती होगी कि ये 0.2 है और ये 0.3 है, टोटल कितना हो गया, 0.5। तो अगर मैं इसको 0.5 लूंगा तो इसका सम 1 आ जाएगा, तो टोटल सम क्या अपना 0.5 प्लस 0.2 प्लस 0.3 क्या आ जाएगा, 1। तो जितने भी कंपोनेंट है उन सबका मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 आनी चाहिए, ये कंडीशन है। ये मैंने अपने हिसाब से लिख दिया, ये 2 दे रखे थे। आगे कह रहा है, इफ द टोटल प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर बी 10 एटमॉस्फेयर, टोटल जो प्रेशर है वो कितना है, 10 एटमॉस्फेयर। ठीक है, देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन शैल बी, तो देखिए सिंपल सी बात है कि मुझे नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकालना है। ठीक है, नाइट्रोजन का क्या करना है, पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो इसमें केस में जब गैस का मिक्सचर दे रखा है और पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रेशर और जिसका पार्शियल प्रेशर निकालना है उसका मोल फ्रैक्शन। तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो टोटल प्रेशर कितना है, 10 एटमॉस्फेयर, और नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन कितना है,
5 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है, मैंने आपको बता रखा थ्योरी वीडियोज में, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ 3.42% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर इज आइसोटोनिक विथ। अब केन शुगर का मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। केन शुगर जो है, चलिए केन शुगर क्या होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि केन शुगर जो है वो कौन सी होती है। ठीक है, केन शुगर आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। देखिए चलिए कमेंट बॉक्स में बताना है। तो केन शुगर जो है एक्चुअल में होता क्या है कि जो शुगर हम खाते हैं, जो घर में हम यूज करते हैं, वो एक्चुअल में केन से ही बनती है, गन्ने से ही बनती है। ठीक है, बता देता हूँ कि उसका मैं वेट बता दूंगा। चलिए नाम नहीं बता रहा, मैं वेट बता दूंगा, क्योंकि बिना वेट बताया आपका आंसर सॉल्व नहीं होगा। तो मैं वेट बता दूंगा, नाम नहीं बताऊंगा। नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अब ये कह रहा है 3.42% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर इज आइसोटोनिक विथ। अब सीधी सी बात ये है कि जितने परसेंट सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या हुआ, 3.42% सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया 3.42 ग्राम किसमें, 100 ml में। तो अगर मैं 1 लीटर की बात करूं, 1 लीटर की, तो कितना ग्राम हो जाएगा, 34.2 ग्राम। ये लगभग लगभग जो हमने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया था लगभग वैसा ही हो गया। जब आपको परसेंटेज दे रखा है तो वो वेट वॉल्यूम दे रखा होता है न्यूमेरिकल में। तो वेट वॉल्यूम परसेंटेज क्या है कि ग्राम दे रखा है किस में, 100 ml में, उसको आप 10 से गुणा कर दो तो वो 1 लीटर हो जाएगा, और वो जो ग्राम है वो किस में आ जाएगा, 1 लीटर में। उसके बाद आप चाहो तो मोलैरिटी निकाल सकते हो उससे, उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके। अब यहाँ पर वही निकालना है मुझे, तो मुझे क्या पता चल गया कि 1 लीटर सॉल्यूशन में इतने ग्राम प्रेजेंट है। तो मोलैरिटी जो है, मोलैरिटी जो है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ही तो है पर लीटर सॉल्यूशन। अब लीटर तो एक दे ही रखा है, तो v की वैल्यू तो 1 हो गई। अब आपको मोलैरिटी किसके बराबर है, n के बराबर है। अब n क्या है, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब मुझे क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालनी है। तो वेट इन ग्राम कितना देखा आप, क्या आ गया, 34.2 आ गया। अब मॉलिक्यूलर वेट, तो केन शुगर जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट 342 होता है। ये मैंने आपको मॉलिक्यूलर वेट बता दिया। अब शुगर कौन सी है ये मैंने नहीं बताया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे 0.1 आ जाएगा। 0.1 जो है, पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है NaCl। यही तो मजेदार बात है आरपीएससी की, पहला ही ऑप्शन ऐसा देगा आपको लगेगा यही आंसर है और आप फटाफट टिक कर देंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये NaCl है, इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट की जो थ्योरेटिकल कंसंट्रेशन है एक्सपेरिमेंटल कंसंट्रेशन के बराबर नहीं होती है, क्योंकि वो डिसोसिएट हो जाता है। वहां पर वांट ऑफ फैक्टर काम आता है, या हम कह सकते हैं इफेक्टिव कंसंट्रेशन का कंसेप्ट काम में आता है। तो 0.1 m जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, 0.1 m ग्लूकोज के बराबर, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। बाकी ये 0.01 है, ये 0.01 है। तो यहाँ पर क्या है कि ये NaCl क्योंकि डिसोसिएट होगा तो एक से आपके 2 आयन बनेंगे, तो इसकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन 0.1 से क्या हो जाएगी, 0.2। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 0.1 m ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, when mercuric iodide is added to the aqueous solution of potassium iodide, the boiling point does not change, freezing point is raised, freezing point is lowered, freezing point does not change। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट कंसेप्ट काम में आ रहा है। एक्चुअल में देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कंसेप्ट काम में आ रहा है। क्या कंसेप्ट काम में आ रहा है, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, व्हेन मर्क्यूरिक आयोडाइड इज एडेड टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, मतलब पहले से जो सॉल्यूशन है वो पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन प्रेजेंट था। पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में आपने क्या ऐड करा, मर्क्यूरिक आयोडाइड HgI2। तो HgI2 जब Ki के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका फॉर्मूला है K2HgI4। तो आप जब इसको बैलेंस करेंगे तो यहां पर आपको 2 लेना पड़ेगा, मतलब 2 पोटेशियम आयोडाइड जो है वो रिएक्ट करेगा किससे, मर्क्यूरिक आयोडाइड से, और क्या बनाएगा, K2HgI4। अब ये जो पूरी रिएक्शन है इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जब आपने HgI2 नहीं लिया था तब आपके क्या प्रेजेंट था, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो तब आपके प्रेजेंट था 2Ki। इसका मतलब कितने आयन प्रेजेंट थे, 4। ठीक है, इस रिएक्शन को रेफरेंस लेके हम बात कर रहे हैं
कि जब आपने HgI2 नहीं लिया था तब आपके कितने के आई थे, 2 के आई थे, मतलब आयन कितने थे, 4, पोटेशियम आयोडाइड आयोनाइज है, ये मैंने मान लिया 100%। लेकिन जब आपने HgI2 मिलाया तो ये कॉम्प्लेक्स बना। अब जब ये कॉम्प्लेक्स आयोनाइज होगा तो ये नंबर ऑफ आयंस कितने बनाएगा, 3, 2 तो पोटेशियम आयन और एक कॉम्प्लेक्स आयन। तो पहले जो आयन की संख्या थी वो 4 थी HgI2 ऐड करने से पहले, और HgI2 ऐड करने के बाद संख्या कितनी हो गई, 3। तो कहने का मतलब यह है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब आयन को पार्टिकल को एक ही बात है, नंबर ऑफ आयंस पहले 4 थे, अब नंबर ऑफ आयंस 3 हो गए, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, कम हो गए। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जितने आपके पार्टिकल्स की संख्या ज्यादा होगी, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी सॉल्यूशन की। अब यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रखा, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब बात करें फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब पार्टिकल्स की संख्या जितने ज्यादा होगी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू उतनी कम आएगी। तो अगर पार्टिकल ज्यादा होते तो फ्रीजिंग पॉइंट कम आता, लेकिन पार्टिकल की संख्या यहाँ पर क्या हो गई, कम हो गई, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आंसर जो है वो ये आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट इज रेज्ड। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स की संख्या हमने क्या कर दी, कम कर दी। तो ये एक तो इसको समझने में लैंग्वेज को ये भी टिपिकल है, दूसरा ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कंसेप्ट है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अ 0.6% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया वुड बी आइसोटोनिक विद। अब देखिए अभी हमने इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन सॉल्व करा था। अब आपके देखेंगे इस टाइप के कंसेप्ट कई बार रिपीट हो रहे हैं, तो सिंपल सा मैंने बता रखा है, परसेंटेज दे रखा है 0.6%, जिसका भी दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि 0.6 ग्राम प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में, ठीक है, जिसका भी दे रखा है उसका ग्राम है। और अगर मैं 1 लीटर की बात करूं तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 6 ग्राम। अब 6 ग्राम किसके हैं, यूरिया के दे रखे हैं। ये आपके आ गया 1 लीटर में इतने ग्राम प्रेजेंट है। तो मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी में वॉल्यूम तो कितना दे रखा है, 1 लीटर दे ही रखा है। अब मोलैरिटी में क्या बचा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या, वेट इन ग्राम, जो आपके आ गया है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये आपकी मोलैरिटी आ जाएगी। तो अब आपके मोलैरिटी इसकी आ जाएगी। अब आपको चेक करना है कि जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं वो किससे मैच हो रहे हैं। तो जब मैच हो जाएंगे तो वो आइसोटोनिक हो जाएगा। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट का ध्यान रखना है। अब आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट ये दे रखा है और इलेक्ट्रोलाइट ये दे रखा है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, अब यहाँ पर ये आपके मोलैरिटी में दे रखा है और ये परसेंटेज में दे रखा है। कभी भी परसेंटेज में आंसर मैच मत करना। मैच करने का मतलब क्या है, आप ऐसे मत सोचना कि ये 0.6 है तो ये भी 0.6 होगा, तो आप सोचोगे तो इलेक्ट्रोलाइट है चलो उसको छोड़ देते हैं, ये 0.6 होगा। देखिए परसेंटेज का मतलब है फिक्स, उसने वेट बता दिया कि भाई इतने ग्राम है 100 ml में। जैसे ये कह रहे हैं ना 0.6%, इसका मतलब 0.6 ग्राम है 100 ml में, चाहे कोई सा भी दे रखा हो। अब ये 0.6 ग्राम 100 ml में यूरिया के हैं, 0.6 ग्राम 100 ml में NaCl के हैं, 0.6 ग्राम 100 ml में ग्लूकोज के हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं आइसोटोनिक की, तो वहां पर कंसंट्रेशन सेम आनी चाहिए, जो कि एक्चुअल में हम मोलैरिटी में बात करते हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, तो इससे आपकी ये मोलैरिटी आ जाएगी। हाँ ये जरूर हो सकता है कि इसका जो आपके वेट परसेंटेज है उससे कोई मोलैरिटी आए, और यहाँ पर वेट परसेंटेज को डिफरेंट दे रखा होता है, उससे जो मोलैरिटी है वो सेम हो जाए। तो अब आप इसकी मोलैरिटी निकाल सकते हैं। यूरिया का मोलिकुलर वेट आपको पता होना चाहिए, और ये 4 आपके सामने ऑप्शन है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, क्योंकि सारी मेहनत मैं ही करूंगा तो फिर आप क्या करोगे, थोड़ी मेहनत आप भी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Which of the following solution will not produce the same amount of depression in freezing point under identical condition? अब ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सेम नहीं लेगा, मतलब सेम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं आएगी। अब वो कोई सी भी ऑप्शन ले सकता था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की जगह कोई सी भी ले सकता है। तो एक्चुअल में वो पूछना चाह रहा है कंसंट्रेशन, और जैसे ही आपको इलेक्ट्रोलाइट दिख जाए तो वहाँ इफेक्टिव कंसंट्रेशन आ जाएगी, मतलब बॉन्ड ऑफ फैक्टर आ जाएगा, या आपके 100% डिसोसिएशन मानेंगे तो आपके मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आयंस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे यूरिया है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, तो ये तो आपके क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे पोटेशियम क्लोराइड आ गया मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पर इफेक्टिव कंसंट्रेशन का कंसेप्ट आएगा। अब ये पर लीटर दे रखा सब में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं कंपेयर करने के लिए। 0.6 ग्राम यूरिया का
तो 0.6 ग्राम यूरिया का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये आपको निकालना है। ग्लूकोज की बात करें 18 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और सुक्रोज की बात करें वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और इसकी बात करें तो वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स तो आपके आगे पोटेशियम आयोडाइड के, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तो वहां पर पार्टिकल से मैटर कर रहा है, और पोटेशियम क्लोराइड क्या होगा, आयनाइज हो जाएगा 2 में, तो इफेक्टिव कंसंट्रेशन में मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि वो आपसे कोई मैथमेटिक्स नहीं करवाना चाह रहा। मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे तो यहाँ पर आप उसने बिल्कुल सिंपल दे रखा है, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है, ठीक है, तो 6/60 कितना हो गया 0.1। ग्लूकोज का 180 होता है, तो ये कितना हो गया 0.1। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 342 होता है सुक्रोज का, तो ये भी कितना हो गया 0.1। अब देखा जाए तो ये भी 0.1 आता है, लेकिन यहाँ पर इफेक्टिव कंसंट्रेशन के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया, मतलब ये तीन तो सेम है, ये डिफरेंट है। तो अगर उसने आयनिक वाला पार्ट दे रखा है मतलब वो कुछ ना कुछ डिफरेंट है, मतलब आंसर उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। वो सारा जो क्वेश्चन है वो उसी के पीछे घूम रहा है कि वो आयनाइज हो रहा है, बाकी दूसरे आयनाइज नहीं हो रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर वाज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब आपको मैंने बता रखा है थ्योरी वीडियो में कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब वह सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं जिनकी कंसंट्रेशन सेम होती है, लेकिन कंडीशन है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोलाइट आएगा तो फिर वहां कंसंट्रेशन वाला फैक्टर जो है वो काम नहीं करेगा, मतलब वहां कंसंट्रेशन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो फिक्स है वैल्यू वो चीज है कि आपके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए। चलिए वापस से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर वाज आइसोटोनिक विद अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl के साथ शुगर का सॉल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक है, मतलब दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। बोथ सॉल्यूशन हैड द सेम वॉल्यूम एंड वर एट द सेम टेम्परेचर। वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है। इफ द सुगर सॉल्यूशन कंटेन्ड 0.02 मोल ऑफ शुगर, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इन इट्स सॉल्यूशन इज। देखिए मैंने आपको बता रखा है, आप खुद नोटिस करेंगे कि यहाँ पर आपके इलेक्ट्रोलाइट वाला जो कंसेप्ट है, या हम कह सकते हैं डिसोसिएशन वाला जो कंसेप्ट है, या हम कह सकते हैं वांट ऑफ फैक्टर वाला जो कंसेप्ट है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। आप खुद देखेंगे अलग अलग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, कौन सी सेम है, किसके साथ सेम रहेगी, किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। यहाँ पर वो क्या करता है, कुछ नॉन इलेक्ट्रोलाइट देता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट दे देता है। तो आई थिंक अब तक आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि दो सॉल्यूशन है, एक शुगर का और एक NaCl का, दोनों जो है वो आइसोटोनिक है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। तो आपके अगर शुगर के कितने मोल दे रखे हैं, 0.02 मोल दे रखे हैं, तो NaCl के कितने होंगे। तो इसको आप सिंपल ऐसे समझिए कि पाई इक्वल्स टू CRT होता है, ठीक है, ये आपके फॉर्मूला हो गया। अब क्योंकि वॉल्यूम सेम है तो आपके जो C है वो क्या होता है, पाई इक्वल्स टू N/V/RT। अब यहाँ पर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर RT और V सेम है तो पाई जो है वो प्रोपोर्शनल है N के, और अगर मैं कह रहा हूँ दोनों का जो पाई है वो इक्वल है, तो एक तरह से देखा जाए तो नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट आता है इफेक्टिव कंसंट्रेशन का। तो इफेक्टिव कंसंट्रेशन के लिए मैंने सिंपल सा कह रखा है कि फॉर्मूला हो जाएगा XCRT। अब XCRT का मतलब अगर मैं थ्योरेटिकल कंसंट्रेशन को X से मल्टीप्लाई करूं तो वो इफेक्टिव कंसंट्रेशन हो जाएगी। अब X क्या है, नंबर ऑफ आयंस। अगर मैं 100% डिसोसिएशन मान लूं तो X क्या है कि भाई नंबर ऑफ आयंस कितने बनेंगे, वो X है। तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो थ्योरेटिकल कंसंट्रेशन जो है वो आपके इफेक्टिव कंसंट्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो थ्योरेटिकल कंसंट्रेशन है वो आपके शुगर के लिए वो सेम है, नंबर ऑफ मोल्स दो हैं। तो अगर मैं X से मल्टीप्लाई करूं NaCl को, उसके बाद वो इक्वल आनी चाहिए किसके, शुगर के। बात समझ आ रही है। शुगर की जो कंसंट्रेशन है थ्योरेटिकल अलग है, उसके बाद में उसको मल्टीप्लाई करूंगा X से, जिसके बाद वो इफेक्टिव कंसंट्रेशन आएगी। तो मल्टीप्लाई करने के बाद वो शुगर के बराबर आनी चाहिए, और क्योंकि NaCl में 2 आयन बनेंगे तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। तो मैं कितने मोल को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कि शुगर के मोल के बराबर आ जाए, सीधी सी बात है 0.01 आंसर। ठीक है, बहुत थोड़ा सा समझने में आपको लगेगा, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो बात सिंपल है। तो कहने का मतलब क्या है
कि शुगर के मोल इतने दे रखे हैं, तो अगर आपको चाहिए आइसोटोनिक लाना है तो बराबर मोल होने चाहिए। अब बराबर मोल क्या है, थ्योरेटिकल को आप मल्टीप्लाई करोगे x से, उसके बाद बराबर आने चाहिए। तो ये 0.2 है, तो यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई किसको करोगे कि वो 0.2 आ जाए, 0.01 को। सिंपल सा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर भी ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर भी अच्छा है। क्या दे रखा है, 0.64 ग्राम of an organic compound lowered the freezing point of 100 gram of benzene by 0.256 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये दे रखा है इसने। हाउ मेनी मोल्स ऑफ द कंपाउंड वर डिजॉल्व्ड इन द बेंजीन। ये पूछ रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ द कंपाउंड वर डिजॉल्व्ड इन द बेंजीन। नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के पूछ रहा है। द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज 5.12 डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम पर मोल। अब देखिए ये सेंटीग्रेड दे रखा है, एक्चुअल में ये केल्विन होना चाहिए। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड की जगह ये केल्विन होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है तो बहुत ज्यादा आपको उसको नहीं करना है। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड रिमेन्स इन मॉलिक्यूलर स्टेट, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, रायसन यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड की जगह केल्विन आना चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट वही है। चलिए अब यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करें तो सीधा सीधा सा यहाँ पर ये कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की बात कर रहा है, तो हम कह सकते हैं डेल टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, ये मोलैलिटी का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, डिप्रेशन दे रखा है क्या, 0.64 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 100 ग्राम ऑफ बेंजीन बाय 0.256 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने आपको बताया कि जब डिफरेंस की बात होगी तो डिफरेंस में आप डिग्री सेंटीग्रेड लिखो, डिग्री केल्विन लिखो, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, यूनिट आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो सेम ही वैल्यू आएगी। मतलब इसको मैं 0.256 केल्विन भी लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि डिफरेंस जो है वो सेम ही आ रहा है। यूनिट आप चाहो तो उसको केल्विन में कन्वर्ट कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डिफरेंस है। हाउ मेनी मोल्स, ये आगे आ गया। अब केएफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5.12। उसके बाद मोलैलिटी। अब मोलैलिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये दे रखा है। अब यहां पर इसको अगर मैं वैल्यू पुट करूं 0.256, अब ये पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ द कंपाउंड। एक्चुअल में नंबर ऑफ मोल्स n पूछना चाह रहा है, तो ये हो गया 5.12 इंटू एन। वेट कितना है, 100 ग्राम बेंजीन है, तो ये 100 है, ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ 1000 आ जाएगा। किलोग्राम होता तो कुछ नहीं आता, तो ये आपके कैंसिल आउट कर देता हूँ पहले ही। अब नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स जब आप निकालोगे तो ये आपके नीचे जाएगा 0.256 अपॉन एन, यहाँ छोड़ दिया मैंने, ये नीचे गया 5.12 और साथ में 10 भी है। ये पॉइंट आपके, इसको आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर, नहीं ये आपके ऐसे कैसे रहने देता हूँ, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं एक जीरो और लगा देता हूँ ताकि ये पॉइंट से पॉइंट कट गया। तो अब ये आ गया आपके 256 अपॉन 5120 इंटू 1/10। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20। तो n कितना हो गया, 1/200। ठीक है, 1/200 का मतलब 1/2 इंटू 100, तो ये आपके आ जाएगा 0.5 अपॉन 100, 0.005, 0.005, ये आपके आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके जो फॉर्मूला है उसी में आपने वैल्यू पुट करी। अब आपको खुद को, जैसे मान लीजिए कि आपने ये प्रॉब्लम्स पूछी, तो जब आपने ये प्रॉब्लम पूछी तो वहां पर आपको प्रॉब्लम आई क्यों, आप खुद सोचिए आपको प्रॉब्लम आई क्यों, आपको करना क्या था। आपको पता है कि भाई ये जो चीज दे रखी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है तो ये फॉर्मूला लगेगा। डेल टी एफ की वैल्यू इसने दे रखी है, के एफ की वैल्यू इसने दे रखी है। अब मोलैलिटी के लिए मैंने आपको अलग से मोल कंसेप्ट पढ़ा दिया, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला हमने कई बार पढ़ लिया, मोलैलिटी का आपने फॉर्मूला रख लिया। ठीक है, मोलैलिटी का फॉर्मूला रख लिया, उसके बाद आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, आपने सॉल्व कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप थ्योरी को अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वो आपने लगा दिया, वैल्यू पुट कर दी, यूनिट कन्वर्जन अगर है तो कर लिया, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो आप जो है एफर्ट लगाइए, थ्योरी को रिवाइज कीजिए, वीडियो देखिए, और कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा। अब देखिए यहाँ पर ऐसा तो है नहीं, बहुत वैरायटी ऑफ फॉर्मूला है,
जो आपके क्वेश्चन की डिमांड है वो फॉर्मूला आपको लिखना है, और बहुत टिपिकल फॉर्मूला भी नहीं है, और एक फॉर्मूला हमने कई बार याद कर लिया है, कई बार हमने पढ़ लिया है, उस कंसेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, और अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप फटाफट से स्पीडली क्वेश्चन करेंगे और गलत भी आपके क्वेश्चन नहीं होंगे। बस ये है कि आपको एफर्ट लगाना है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आपके जो है एक्यूरेसी बढ़ेगी और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, शुरू में हो सकता है कॉन्फिडेंस ना आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एफर्ट लगाइए, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो आपके जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ अ सब्सटेंस इन 0.001 m सॉल्यूशन वाज डिटरमाइंड टू बी 1.5। तो यहाँ पर आपके 0.001 m जो है वो कंसंट्रेशन दे रखी है, और 1.5 जो है वो वांट ऑफ फैक्टर है। इफ इट्स एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड मोलर मास भी 75, 75 क्या है, मोलर मास है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मतलब ऑब्जर्व्ड आप कह सकते हैं। इट्स एक्चुअल मोलर मास वुड बी, एक्चुअल मोलर मास मतलब थ्योरेटिकल मोलर मास पूछ रहा है। अब देखिए वांट ऑफ फैक्टर होता क्या है, तो वांट ऑफ फैक्टर मैंने आपको बताया था कि एक पार्टिकल से कितने पार्टिकल एक्चुअल में बने इक्विलिब्रियम पर, वो आपके वांट ऑफ फैक्टर होता है। अब वांट ऑफ फैक्टर 1.5 है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने स्टार्टिंग में जितने पार्टिकल लिए थे उसके 1.5 गुना पार्टिकल हो चुके हैं। मतलब अगर एक पार्टिकल लिया होता तो 1.5 पार्टिकल हो जाते, और 100 पार्टिकल लिए होते तो उसके कितने पार्टिकल हो जाते, 150 पार्टिकल हो जाते। अब आप इसको ऐसे समझो कि स्टार्टिंग में पार्टिकल जो थे वो एक थे, बाद में वो 1.5 हो गया, मतलब वो टूटे एक तरह से। तो जब पार्टिकल टूटेगा तो उसका मोलर मास बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। तो एक्सपेरिमेंटल मोलर मास कम आएगा, थ्योरेटिकल मोलर मास ज्यादा आएगा। ठीक है, और अगर ये तो मैंने कंसेप्ट वाइज बता दिया, सीधा सीधा फॉर्मूले की बात करें मोलर मास के सेंस में, तो मोलर मास के सेंस में थ्योरेटिकल जो मोलर मास है वो ऊपर आएगा, और एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड मोलर मास जो है वो नीचे आएगा। ये जब मैंने आपको वांट ऑफ फैक्टर पढ़ाया था तो वहां पर 3 फॉर्मूले बताए थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के सेंस में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के सेंस में, और मोलर मास के सेंस में। फिर मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑब्जर्व्ड ऊपर, थ्योरेटिकल नीचे, लेकिन मोलर मास में उल्टा हो जाएगा, थ्योरेटिकल ऊपर और ऑब्जर्व्ड नीचे। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास है वो 75 है, थ्योरेटिकल इसने पूछ लिया है। ठीक है, ये 75 है, वांट ऑफ फैक्टर कितना है 1.5। ठीक है, ये थ्योरेटिकल इसने पूछ लिया, ये 75 है, तो थ्योरेटिकल मोलर मास जो है वो है 75 इंटू 1.5, 112.5। और मैंने आपको बताया है कि थ्योरेटिकल मोलर मास ज़्यादा है और एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व वाला कम है, तो 75 से ज़्यादा ही आंसर आएगा, एक ही ऑप्शन दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट 49 डिग्री सेंटीग्रेड इज 260 mm। प्योर बेंजीन जो है उसका वेपर प्रेशर 268 mm है, टेम्परेचर दे रखा 49 डिग्री सेंटीग्रेड। हाउ मेनी मोल्स ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पर मोल ऑफ बेंजीन इज रिक्वायर्ड to prepare a solution having a vapor pressure of 134 mm Hg at 49 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये कह रहा है कि प्योर सॉल्वेंट जो है उसका वेपर प्रेशर है 268, और जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर कितना आ रहा है 134। तो ये कह रहा है कि जो आपने सॉल्यूशन बनाया उसमें बेंजीन का अगर मैं 1 मोल ले रहा हूं तो सॉल्यूट के कितने मोल लूंगा कि भाई इतना वेपर प्रेशर आ जाए। तो ये राउट लॉ में मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका फॉर्मूला है कैपिटल एन अपॉन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। ठीक है, ये फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन का, किसके, सॉल्वेंट के। अब यहाँ पर आपके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है 134, प्योर का कितना है 268। अब क्योंकि ये कह रहा है पर मोल ऑफ बेंजीन, तो मैं बेंजीन के 1 मोल मान लेता हूं, तो ये कैपिटल एन 1 आ गया, कैपिटल एन 1 आ गया, और ये स्मॉल एन मुझे निकालना है। ठीक है, अब ये इधर आ जाएगा 1 प्लस एन, और ये हो जाएगा 268 अपॉन 134, जो कि आ जाएगा 2 के बराबर। अब मुझे एन निकालना है, तो एन क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 1 मोल बेंजीन में 1 मोल सॉल्यूट ऐड करूंगा तो उसका वेपर प्रेशर सीधे सीधे हाफ हो जाएगा। ये सीधा सीधा सा आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके आंसर क्या हो जाएगा 1 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है,
When 30 gram of a non-volatile solute having an empirical formula CH2O is dissolved in 1000 gram of water, the solution freezes at minus 0.93 degrees centigrade. What is the molecular formula of the solute? Given for water, Kf equals to 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम पर मोल। अब देखिए यहाँ पर ये मॉलिकुलर फॉर्मूला पूछ रहा है, तो मॉलिकुलर फॉर्मूला निकलेगा कैसे? मॉलिकुलर फॉर्मूला निकलेगा मॉलिकुलर वेट से। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन में आपको एक्चुअल में मॉलिकुलर वेट निकालना है। अब मॉलिकुलर वेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? यहां पर इसने क्या दे रखा है, फ्रीजेस एट माइनस 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप ये सोचेंगे कि भाई हमने तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का होता कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्योर वाटर का होता है और सॉल्यूशन का कितना हो गया? माइनस 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर ही है। चलिए फॉर्मूले की बात करते हैं। तो डेल टी एफ इक्वल्स टू के एफ मोलैलिटी। अब आप खुद सोचिए कि जो फॉर्मूला है बेसिक सा, वो बिल्कुल सिंपल सा एक फॉर्मूला है, इसी पे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं। बस आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करके कैसे क्या सॉल्व करना है वो आना चाहिए। अब डेल टी एफ जो है वो आपके दे रखा है माइनस 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप बोलेंगे द सॉल्यूशन फ्रीजेस एट, कि भाई ये तो इतने पे फ्रीज हो रहा है, तो एक्चुअल में जो है वो 0 डिग्री होता है, तो डिफरेंस भी इतना ही आएगा। ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं होगा, सॉल्यूशन जब हम करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 1.86, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया था एक्चुअल में देखा जाए तो ये माइनस होता है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। अब हमको चाहिए क्या? वेट चाहिए, मॉलिकुलर वेट। तो मोलैरिटी जो है, मोलैलिटी जो है नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट। और यहाँ पर जो है इसने 1000 ग्राम दे दिया, मतलब 1 किलोग्राम दे दिया है, तो वो आपके 1 आ जाएगा। कैपिटल डब्ल्यू जो होता है वो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको मॉलिकुलर वेट चाहिए, तो आपने मॉलिकुलर वेट यहाँ लिख दिया क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये हो गया 1.86। और वेट कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। अपॉन में कितना आ जाएगा? अब इसको माइनस को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, 0.93, तो ये कितना आ गया? 260 आ गया। मॉलिकुलर वेट कितना आ गया? 60। अब ये जो इंपिरिकल फॉर्मूला है इसका वेट कितना आ रहा है? CH2O, कार्बन का कितना है? 12, 2 हाइड्रोजन दे रखे हैं, इसका कितना हो जाएगा? 2, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, 30। जो इंपिरिकल फॉर्मूला है उसका वेट 30 है और मॉलिकुलर फॉर्मूला है जो उसका वेट 60 है, तो जस्ट डबल हो जाएगा। CH2O का कितना हो जाएगा? C2H4O2, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बॉइल्स एट दिस, ये इतने पे बॉइल हो रहा है। एट व्हाट टेम्परेचर दिस सॉल्यूशन विल फ्रीज, अब ये किस टेम्परेचर पर फ्रीज होगा? तो यहाँ पर अगर आपको थ्योरी ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि आपके डेल टी, अब आप चाहो तो बी के सेंस में लिखो, डेल टी बी अपॉन डेल टी एफ इक्वल्स टू के बी अपॉन के एफ, या आप इसका उल्टा भी लिख सकते हैं। अब आपको लास्ट में निकालना क्या? एट व्हाट टेम्परेचर दिस विल फ्रीज, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आपको निकालना है, तो डेल टी एफ आपको निकालना है। तो मैं इसको डेल टी एफ के सेंस में लिख देता हूँ, डेल टी एफ इक्वल्स टू, इसको जब आप रीशफल करेंगे तो ये हो जाएगा के एफ अपॉन के बी, ठीक है। इसको मैंने उल्टा कर दिया, तो के एफ अपन के बी भी उल्टा हो जाएगा। डेल टी एफ मुझे ऊपर लाना था और ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये डेल टी बी लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसको मैं पुट कर देता हूँ वैल्यू, के एफ की वैल्यू कितनी दे रही है? 1.86, ठीक है। उसके बाद के बी की वैल्यू कितनी है? के बी की वैल्यू दे रखी है कि आपको, एट एक्वा सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बॉइल्स एट दिस, एट व्हाट टेम्परेचर दिस सॉल्यूशन विल फ्रीज, गिवन फॉर के एफ इतना दे रखा है, के बी दे रखा है 0.51, 0.51, और डेल टी बी कितना है? अब देखिए 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल हो रहा है, तो जो प्योर वाटर है वो कितने पे बॉईल होता है? 100 पे, तो जो डिफरेंस आएगा वो 0.51 डिग्री का आएगा, 0.51। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो के एफ है, हालांकि कई बार नहीं मेंशन होता है, के एफ एक्चुअली नेगेटिव वैल्यू आती है, माइनस में होता है, तो जो डेल टी एफ आता है वो आपके माइनस में आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हो रहा है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है जबकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, तो डेल टी एफ की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है।
अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, इसने दो ऑप्शन सेम दे रखे, यहाँ पर माइनस का साइन मेंशन कर रखा है, इसलिए वो है कि यहाँ पर तो आपने इग्नोर कर दिया, लेकिन यहाँ आप इग्नोर नहीं करेंगे। लेकिन एक गलती क्या, अगर इसने के एफ की वैल्यू फिर माइनस में देनी चाहिए थी इसको, तभी तो वैल्यू टी एफ की माइनस में आएगी। अब ये माइनस दिया नहीं है, ये गलत बात है। चलिए कोई बात नहीं, ये मैंने आपको बता दिया कि डेल्टा एफ की वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि के एफ की वैल्यू एक्चुअल में नेगेटिव में होती है, लेकिन वो क्या है कि इग्नोर कर देते हैं। कोई बात नहीं, छोड़िए इसको। तो ये आपके इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपके डेल्टा एफ की वैल्यू आएगी 1.86, लेकिन नेगेटिव आनी चाहिए। अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ऑप्शन नहीं होते तो हम नेगेटिव को इग्नोर कर देते, लेकिन जब दोनों ऑप्शन है तो यहां पर ये कह रहा है फॉर गिवन फॉर वाटर। अब ये कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर दिस सॉल्यूशन विल फ्रीज। अगर मैं प्लस में कर दूं तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ हुआ कि भाई प्योर वाटर तो 0 पे हो रहा है और आपके सॉल्यूशन जो तो ज्यादा पे हो रहा है, तो एलिवेशन हो गया, डिप्रेशन के लिए नेगेटिव आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 6.02 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट सॉल्यूशन। इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया सॉल्यूशन इज। तो सीधी सी बात है कि 100 ml में इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं यूरिया के, तो 1000 ml में कितने होंगे? 10 गुना हो जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम 10 गुना कर रहा हूं मैं। तो इसको आप ऐसे समझो कि 100 ml में है 600 ml में है 6.02 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल, तो 1000 ml में कितने हो जाएंगे? 10 गुना हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻21, ये हो जाएगा। द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया सॉल्यूशन इज। अब कंसंट्रेशन क्या है? मोलैरिटी की बात करें। अब क्योंकि वॉल्यूम मैंने 1000 ml कर दिया, मतलब 1 लीटर कर दिया, तो सीधी सी बात है मोलैरिटी क्या? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। अब क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर आ गया तो उसका तो कंसेप्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या है? वेटिंग ग्राम पर मॉलिक्यूलर, सॉरी यहाँ पर वो नहीं लगेगा। नंबर ऑफ मोल्स वेटिंग ग्राम पर मॉलिक्यूलर वेट तब है जब वेट दे रखा है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं। तो मैंने आपको मोल कंसेप्ट पढ़ाया था, वहां पर ये चीज पढ़ा रखी है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? जो पार्टिकल दे रखे हैं वो ऊपर और एवोगैड्रो संख्या नीचे। एवोगैड्रो संख्या क्या है? 6.02 इंटू 10⁻23, तो ये आ जाएगा 0.01 आंसर। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने आपको मोल कंसेप्ट पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 8.4 ग्राम पर लीटर यूरिया वाज फाउंड टू बी आइसोटोनिक with a 5% solution of an organic नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ये आपके कंडीशन दे रखी है, ऑर्गेनिक है और नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक सॉल्यूट। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो वैसे ही अच्छा क्वेश्चन है, दूसरी बात क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ दे दी है, तो वहां पर फिर थोड़ा सा आपको टाइम कंज्यूम होता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 8.4 ग्राम पर लीटर यूरिया, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 60। तो अगर मैं यूरिया की कंसंट्रेशन निकालूं, यूरिया की कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी निकालूं, तो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन। अब क्योंकि इसने नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट इन ग्राम कितना दे रखा है? 8.4, लेकिन 8.4 इसने पर लीटर दे रखा है। तो अगर मैं 1 लीटर मानूं तो उसमें वेट कितना हो जाएगा? 8.4, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 60। तो ये तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया और वॉल्यूम 1 लीटर है, तो वो आपके वैसे ही 1 आ गया। ये आपके मोलैरिटी आ गई यूरिया की। अब दूसरे की बात करते हैं, इसको मैंने सॉल्व नहीं करा, भी ऐसे ही छोड़ दिया। आगे बात करते हैं वाज फाउंड टू बी आइसोटोनिक। आइसोटोनिक है, इसका मतलब दूसरे की मोलैरिटी भी इतनी आनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि ये आपके ऑर्गेनिक और नॉन वॉलेटाइल है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट वाला, डिसोसिएशन वाला, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला या वांट ऑफ फैक्टर वाला कंसेप्ट काम में नहीं आ रहा, या इफेक्टिव कंसंट्रेशन वाला कंसेप्ट काम में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 5% सॉल्यूशन है, 5% सॉल्यूशन। तो 5% सॉल्यूशन का मतलब क्या है? 5 ग्राम किस में? 100 ml में। तो 50 ग्राम कितने में? 1000 ml मतलब 1 लीटर में। तो अगर मैं इसकी मोलैरिटी की बात करूं तो इसकी मोलैरिटी क्या आएगी? पहले तो नंबर ऑफ मोल्स, तो वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट,
और क्योंकि 1 लीटर की बात हो गई तो इसकी मोलैरिटी ये आ गई। अब दोनों की जो मोलैरिटी है वो सेम है, दोनों की जो मोलैरिटी है वो क्या है, सेम है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे लिख लो आप इसको, चाहो तो इसको आप ऐसे लिख लो 8.4 अपॉन 60 इक्वल्स टू 50 अपॉन मॉलिकुलर वेट, ऐसे लिख लीजिए। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, मॉलिकुलर वेट इक्वल्स टू 50 इंटू 60 अपॉइंट 8.4, ये आपके आंसर आ जाएगा। अब इसको आप खुद सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब ये तो मैं आपको गुणा भाग तो मैं ज़्यादा सिखा नहीं सकता, तो इसको आप सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। कंसेप्ट मैंने बता दिया, सॉल्व करने का तरीका बता दिया, लगभग सॉल्व कर ही दिया है, ठीक है। अब देखिए ये भी आप पता है क्या करेंगे, कैलकुलेटर लेके सॉल्व करेंगे। जितना आप कैलकुलेटर लेके प्रैक्टिस करेंगे फिर एग्जाम में आपसे सॉल्व नहीं होगा। नॉर्मली तो क्या होता है, वो कैलकुलेशन पार्ट टिपिकल नहीं देता है, लेकिन कभी कभी दे सकता है, तो वहां पर फिर अगर आप प्रैक्टिस खुद करेंगे सॉल्व करने की तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट दे रखा है 0.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl फ्रीजेस एट -0.68 डिग्री सेंटीग्रेड। If Kf for water is 1.86 Kelvin किलोग्राम पर मोल, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है, एक्चुअल में क्या है, पूछने लायक क्वेश्चन है कि भाई ये सॉल्व कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर आपके क्या दे रखा है कि 0.2 मोलर एक्वा सॉल्यूशन है, ये थ्योरेटिकल कंसंट्रेशन दे रखी है। क्या दे रखी है, थ्योरेटिकल कंसंट्रेशन। और किसकी दे रखी है, थ्योरेटिकल क्यों कहा, क्योंकि NaCl की दे रखी है, NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट होगा। अभी कह रहा है कि एट फ्रीजेस, फ्रीजेस कितने पे हो रहा है, -0.68 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट आप समझ सकते हैं। इफ Kf फॉर वाटर इज दिस, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा पूछा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो फॉर्मूला काम में आएगा वो मैं लिख देता हूँ, डेल TF इक्वल्स टू KF M। अब देखिए ये क्वेश्चन एक तो कंसेप्ट वाइज भी अच्छा है, दूसरा जो है वो क्या है, कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा टिपिकल दे दिया है, इस वजह से और टिपिकल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कंसेप्ट बता दूंगा, कैलकुलेशन का पार्ट आपको अपने आप करना है। तो यहाँ पर ये जो मैंने फॉर्मूला लगाया है, ये मैं क्या कर रहा हूँ कि ये थ्योरेटिकल मोलैलिटी की जगह या थ्योरेटिकल कंसंट्रेशन की जगह मैं एक्चुअल कंसंट्रेशन निकालना चाह रहा हूँ। मतलब आपके जब NaCl जो है डिसोसिएट हो गया, उसका आयोनाइजेशन हो गया, उसके बाद उसकी कंसंट्रेशन क्या आ रही है, तो यहाँ पर डेल TF जो है वो मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.68 डिग्री सेंटीग्रेड। माइनस भी लगा सकते हो, लेकिन वो तब है जब वो माइनस ऑप्शन में जब वो बात करता है, ठीक है। तो ये 0.68 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। KF की वैल्यू दे रही है 1.86, ठीक है। मोलैलिटी आपको निकालनी है, तो मोलैलिटी का मैंने M लिख दिया, तो M जो है वो आ गया आपके 68, 0.68 अपॉन 1.86, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 68 अपॉन 186। इसको मैं 2 से कर देता हूँ, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये जाएगा 2 9 जा 8, 2 3 जा 6। ये एक बार मैंने इसको सॉल्व कर दिया, यहाँ तक सॉल्व कर दिया। तो ये जो मोलैरिटी आ रही है, सॉरी मोलैलिटी आ रही है, ये आपके आ रही है ऑब्जर्व्ड, ठीक है, थ्योरेटिकल नहीं है। थ्योरेटिकल कितनी है, 0.2। अब अगर मैं रेशो निकालूं ऑब्जर्व्ड अपॉन थ्योरेटिकल का, ठीक है, ये आपके ऑब्जर्व्ड है और थ्योरेटिकल कितनी है, 0.2। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आपके आएगा 34 अपॉन 93, ठीक है, इनटू 1 अपॉन 0.2। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा पॉइंट हटेगा तो ये 10 आ जाएगा। तो ये आपके हो गया 340 अपॉन, या इसको मैं कर सकता हूँ 17, ठीक है। तो ये मैंने 2 को कर दिया 17, तो ये आपके आ गया 170 अपॉन 93, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कोई वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगी। अब वो मैं नहीं कर रहा, अब 1 पॉइंट समथिंग जो वैल्यू आएगी, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 1 पॉइंट जो भी आएगी आप सॉल्व कर लेना, 9 दूनी 18 मतलब 2 से थोड़ी कम आएगी, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा मैथ्स में आप कैलकुलेट नहीं कर रहा, तो जो भी वैल्यू आएगी, ये पॉइंट के बाद जो भी डिजिट आएगी, तो ये एक्चुअल में एक तरह से वांट ऑफ फैक्टर आया है। क्या है, वांट ऑफ फैक्टर। क्यों, क्योंकि हमने मोलैलिटी को रेशो ले लिया, मोलैलिटी का रेशो मतलब एक तरह से नंबर ऑफ मोल्स का रेशो ले लिया, मतलब पार्टिकल का रेशो ले लिया।
तो आपके वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, आई जो होता है वो क्या होता है, ऑब्जर्व्ड पार्टिकल अपॉन थ्योरेटिकल पार्टिकल। तो हमने पार्टिकल की जगह एक्चुअल में क्या करा, मोलैलिटी ले ली। तो मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, तो मतलब पार्टिकल है, एक तरह से समझ लीजिए। तो ये मैं जो आपके वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने के बाद ये आपके आया एक्चुअल में वांट ऑफ फैक्टर। और NaCl जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए फॉर्मूला होता है I=1+α। ठीक है, तो अगर थ्योरेटिकल समझा रहा हूं, अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू 1.6 है, सपोज मन से बता रहा हूं, तो 1.6 है तो अल्फा की वैल्यू आएगी 0.6, और अल्फा की वैल्यू 0.6 है तो अगर परसेंटेज के फॉर्म में तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60% आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद पॉइंट के बाद जो भी डिजिट आएगी उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके सॉल्यूशन वाली यूनिट का, उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन जो है अच्छी यूनिट है जिसमें न्यूमेरिकल अच्छे बनते हैं, इसलिए काफ़ी सारे आपको डाउट आए और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि आपके मैक्सिमम जो डाउट है वो मैं सॉल्व करवा दूं। कुछ डाउट ऐसे थे जो बिल्कुल सिमिलर थे, सिमिलर पैटर्न पे थे, तो वो मैंने छोड़ दिए क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ डाउट मैंने सॉल्व करा दिए। तो एक ही कंसेप्ट पे 10 क्वेश्चन अगर दे रखें तो 10 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मतलब 2 आपने कर लिए, मतलब आपको एक आइडिया लग गया कि कैसे सॉल्व करना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन की यूनिट का, 1 सिलेंडर कंटेन 0.3 मोल नाइट्रोजन। अब देखिए ये इस कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन एक कंसेप्ट और मिक्स हुआ है यहाँ पर, इसलिए मैं करवा रहा हूँ इसको। 1 सिलेंडर कंटेन 0.3 मोल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की बात करें 0.3 मोल दे रखे, 0.1 मोल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात करें 0.1 मोल दे रखे, एंड 0.1 मोल हीलियम, हीलियम की बात करें 0.1 मोल दे रखे, ये मोल दे रखे। इफ द टोटल प्रेशर ऑफ दीज गैसेज इज 1 एटमॉस्फेयर, द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन mmHg। अब ये इसने लास्ट में खेल कर दिया, ये वाला। अगर वो एटमॉस्फेयर में पूछता तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब mmHg में पूछ लिया, तो इसके लिए आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए, एक 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 760 mmHg, 760 mmHg, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि भाई एक एटमॉस्फेयर बराबर 760 mmHg प्रेशर के बराबर होता है। अब ये आपकी क्या है कि ये इसने नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, आपको करना क्या है, टोटल प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर दे रखा है, तो अब आपको पार्शियल प्रेशर निकालना नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या है कि भाई नाइट्रोजन के पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रेशर मोल फ्रैक्शन किसका, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का जब आप मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, निकाल देता हूं मैं, नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन जब आप निकालेंगे तो नाइट्रोजन के मोल ऊपर आएंगे 0.3 और टोटल मोल नीचे आएंगे 0.3 प्लस 0.1 प्लस 0.1, तो ये आपके ऊपर आ गया 0.3 और नीचे कितना आ गया 0.5, तो ये आ गया 3/5। ठीक है, 3/5 ही छोड़ देता हूँ इसको मैं। अब मुझे क्या करना है, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकालना है, जो कि किसके बराबर आ रहा है, टोटल प्रेशर अगर मैं एटमॉस्फेयर में बात करूं तो 1 है, लेकिन मुझे निकालना किस में, mmHg में, तो मैं एक एटमॉस्फेयर की जगह 760 लिख दूंगा। ठीक है, 760 लिख दिया मैंने, और साथ में मोल फ्रैक्शन है नाइट्रोजन का जो कि है 3/5। इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, तो ये आपके सॉल्यूशन की जो यूनिट है कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।